Welcome again in 11th class. This is our lecture number 3rd. Okay. लास्ट क्लास में अपन ने देखा था अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें अपन ने देखा था आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन कम्युनिकेशन। ये था अपना अकाउंटिंग प्रोसेस। इस पार्ट को बोलते हैं बुक कीपिंग, और अगर पूरे पार्ट को मैं ले लूं इंक्लूडिंग बुक कीपिंग तो इसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग। अगर इसी अकाउंटिंग में मैं ऐड कर देता हूं थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसमें था आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो इसको हम क्या बोल देंगे? अकाउंटेंसी। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आज की क्लास करते हैं अपन कंटिन्यू। आज की क्लास लेने के बाद कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जानी है। मीनिंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और अगर टाइम बचा तो अपन देखेंगे ठीक है। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग की बात करते हैं। ऑलरेडी एक मीनिंग मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विस फॉर मेकिंग डिसीजंस। कई सारे यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, जिसके लिए कई सारे मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। मान लेते हैं बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक आपको लोन देना चाहता है, लेकिन बैंक आपको लोन दे दे किस बेसिस पे? ठीक है, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अपना रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, आपका रिपोर्ट कार्ड इट मीन्स आपके फाइनल अकाउंट्स। उनको देख के बैंक डिसाइड करेगा कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग वो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाने में हेल्प करता है। जो आपने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा था, घूम फिर के वही सब बातें डेफिनेशन में मिलेगी। एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, कुछ डेफिनेशंस और आपकी बुक्स में भी दे रखी है। सब डेफिनेशंस में घूम फिर के यही सब बातें आनी है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस बताने का पर्पज यही था। देखना, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। जरूरी नहीं है कि सब पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस कवर कर ले। कोई मीनिंग कुछ अकाउंटिंग कुछ पार्ट कवर करता है और कोई मीनिंग कुछ पार्ट कवर करता है। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विस फॉर मेकिंग डिसीजंस। कई सारी और डेफिनेशंस है, आप देखोगे इजीली आपको समझ में आ जाएगी। ये तो है अकाउंटिंग का मीनिंग। अब इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं
तो जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो मीनिंग के बाद क्या दिए हुए होते हैं, उसके फीचर्स, एट्रीब्यूट्स बोल दो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो। अपन बात करते हैं वन बाय वन। बुक में हो सकता है ये सब चीजें अलग अलग दी हुई हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अपन बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला साइंस एज वेल एज आर्ट्स, ठीक है। अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट कर देना, जो कुछ आपके माइंड में है वो आप लोगों के सामने रख दो, क्या आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्ट। तो करती है अकाउंटिंग ऐसा। साइंस इन्वेंट है, जरूरत महसूस हो रही थी कि बिजनेस का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो कोई ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए जिससे हर चीज प्रॉपर वे में लोगों के सामने पहुंच जाए। तो क्या इन्वेंशन हुआ, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या हो गई आपकी, साइंस भी हो गई। दूसरी बात आप जानते हो, प्रोवाइड सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन। एक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम सब वही बातें आएगी जो आप पहले से जानते हो, ठीक है। कुछ नया आया तो बता दूंगा। प्रोवाइड प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अकाउंटिंग से क्या करते हो आप, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। समराइजेशन में क्या करते हो, फाइनल अकाउंट बनते हैं। फाइनल अकाउंट आपको प्रॉफिट और लॉस बताते हैं कि नहीं बताते हैं, बता देते हैं सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है आपको। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करवा देती है। फाइनेंशियल पोजीशन मैंने बता भी दिया था आपको। आप आए मेरे से एक बिजनेस खरीदने और आपने कहा सर आपकी बिजनेस की सिचुएशन बताओ, कितने में ये बिजनेस आप बेचोगे। इट मीन्स मैंने बिजनेस में जितना लगा रखा वही मांगूंगा, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे बिजनेस में जो एसेट्स हैं, एसेट्स इन द सेंस मेरी दुकान है, उसमें फर्नीचर है, उसमें थोड़ा स्टॉक भी है, डेटर्स भी हैं, कुछ लोग हैं जिनके मैं ऑलरेडी पैसे मांगता हूँ, ये सब इस बिजनेस को खरीदने पे आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए के। लेकिन इस बिजनेस के पैरेलल कुछ लायबिलिटीज भी आ जाएगी, क्योंकि 10,000 रुपीज मुझे किसी को पेमेंट करने हैं, वो मेरा क्रेडिटर्स हो सकता है, मेरा बिजली का बिल बाकी हो सकता है, तो ये सब पैसे लेने किसके पास आएंगे, उसी शॉप पे आने हैं। तो इस बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई, अगला मुझे 1 लाख रुपए थोड़ी ना दे जाएगा उन सब एसेट्स की वैल्यू, वो बोलेगा आपके जाने के बाद 10,000 यहाँ भी चुकाने होंगे। तो इस बिजनेस की वैल्यू क्या हो गई है, 90,000। इसी को बोलते हैं अपन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब सब कुछ बता देता है आपको बिजनेस के बारे में। आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, आपके बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये सब काम अकाउंटिंग करती है। हेल्प टू मैनेजमेंट, जो आपका मैनेजमेंट है उसको भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। भाई मैनेजमेंट को पता कैसे चलेगा कि हम कौन से लेवल पे हैं, तो ये सब लेवल्स कौन बताती है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से
में अपन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिससे मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि अपना प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, अपनी सेल्स इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। क्योंकि नए नए एक्सपेरिमेंट वो लोग करेंगे, तो वो जानना चाहेंगे कि इन एक्सपेरिमेंट के जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव वे में आए हैं या नेगेटिव वे में। ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में डिसाइड कर सके कि अपने को क्या करना है, कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो वो सब भी डिसीजंस मैनेजमेंट ले सकता है। हेल्प टू कंपेयर बिजनेस को कंपेयर करने के लिए भी अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है। अब यहाँ पे दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं, इंट्रा और इंटर। हेल्प टू कंपेयर इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इंट्रा का मतलब होता है खुद का खुद से। अपन सोचते थे कि इंटर का मतलब होता है, नहीं, इंटर का मतलब होता है बाहर वालों से, ठीक है, आउटसाइडर से। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर अकाउंटिंग आपके पास है तो आप कंपेयर कर सकते हो खुद से खुद को। लास्ट ईयर पूरी साल बिजनेस किया, पूरी साल में हमने क्या सिचुएशन पे लाके बिजनेस को खड़ा कर दिया, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस साल फिर हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो दोनों ईयर को? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास प्रॉपर डेटा ही नहीं है। तो प्रॉपर डेटा होना जरूरी है। अगर प्रॉपर डेटा है, अकाउंटिंग की है आपने, तो आप इंट्रा फर्म कंपेरिजन कर सकते हो खुद का खुद से, कि लास्ट ईयर में क्या था, अब मैं क्या हो गया। इंटर फर्म से मतलब है यहाँ पे दूसरों से, कि मेरा बिजनेस आज कौन से लेवल पे है, मेरी अकाउंटिंग मुझे बता रही है। दूसरे की अकाउंटिंग से उसके बिजनेस की पोजीशन पता चल जाएगी, तो मैं दोनों को इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि आप उनसे आगे हो या पीछे हो। हेल्प टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना होता है, किस पे देना होता है, इनकम पे भी देना होता है, और भी कई सारे टैक्स देने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इनकम पे जो आप टैक्स देते हो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके लिए पता होना चाहिए कि आपने कमाया कितना। ठीक है, तो अगर आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो आप टैक्स की कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे। इट मीन्स गवर्नमेंट भी आपकी एक यूजर से रिपोर्ट कार्ड का वेट कर रही है कि कब पता चले कि इन्होंने कितना कमाया। ठीक है, और जाके मैं इनसे टैक्स लेके आ जाऊं। हेल्प टू गेट लोन। बैंक से मैंने बताया लोन लेना है, तो बैंक आपको जाते ही बोलेगी कि लाओ अपनी सिचुएशन बताओ, आप कौन से लेवल पे खड़े हो। ठीक है, आज की डेट में आपकी प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, ऑलरेडी कितने लोगों से आपने लोन ले रखा, तो ये सब बातें बैंक कैसे मानेगी जब आप बिजनेस को अपना, बैंक को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओगे। आप लाके दिखा रहे हो, देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमारे पास, फर्नीचर है हमारे पास, दे दो हमें लोन, बहुत पैसे वाले हम। तो बैंक बोलेगी इतने पैसे वाले हो तो लोन लेने की जरूरत कहाँ है। हो सकता है इनके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी हो, किसी और का पैसा है जो आपने उधार लेके यहाँ पे लगा रखा है, तो जैसे ही पे करोगे, पे करते ही आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप हमारे लोन का पेमेंट कहाँ से करोगे। भाई सिंपल सी बात है, एक बंदा पर मंथ 50,000 कमाता है और वो बैंक को कह रहा है कि मुझे 50 लाख का लोन दे दो। मैं ना क्या करूंगा, मैं हर महीने की महीने 50,000 रुपए का आपको पेमेंट कर दूंगा। देखो 50,000 कमाता हूँ, तो बैंक सिंपल सी कैलकुलेशन लगाएगी कि एक बंदा 50,000 रुपए कमाता है, खुद के खर्चे के लिए भी पैसा चाहिए, जिंदा रहेगा तो ही चुकाएगा ना। तो खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए मैं मान के चल लेती हूँ कि कम से कम 20,000 रुपए तो ये
यूज में ले ही लेगा। बचेगा कितना 30,000, तो मेरी इंस्टॉलमेंट कहाँ चुकाएगा 50,000 की, पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कैलकुलेशन बैंक कब कर पाएगी, जब बैंक को आपकी एक्चुअल पूरी सिचुएशन बैंक के सामने हो। आपकी जो अकाउंटिंग है वो कई बार एविडेंस का काम भी करती है। एक बंदा है जिसने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया और उसने कहा कि इन्होंने मुझे पेमेंट नहीं किया, मैंने इनको गुड सेल किया था इस डेट को, ये हमारा एग्रीमेंट था। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब वो ट्रांजैक्शन हुआ था और आपने उसका पेमेंट किया था या नहीं किया था। तो आप बैंक को बोलो आपने अकाउंटिंग की हुई है, आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल रजिस्टर्ड है, लोगों तक पहुंचाई हुई है। आप कोर्ट को बोलोगे कि देखो 3 साल पहले की ये बात कर रहा है, 3 साल पहले की हमारी अकाउंटिंग देख लो, हमारा रिपोर्ट कार्ड देख लो। उस रिपोर्ट कार्ड में जब आप जाओगे या बुक्स आप ओपन करोगे तो आपको वहां पे पूरी डिटेल मिल जाएगी कब कब कितना कितना पेमेंट किया। भाई हम तो चेंज करके आ नहीं सकते ना, यूजर्स के पास पड़े आप देख लो, लोगों ने देखे हैं हमारी अकाउंटिंग। तो कई बार एविडेंस का काम भी कर देती है। उसके अलावा अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का ही पार्ट माना जाता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, आपकी बैंक पासबुक होती है, उसमें कब कब क्या क्या पेमेंट आपने किया इस बात की रिकॉर्डिंग होगी और वही बात आपकी अकाउंटिंग में भी होगी। तो आपकी अकाउंटिंग बता रही है कि इस डेट को इतने रुपए का चेक उसको दिया था, तो जाके चेक कर लो बैंक स्टेटमेंट में, अगर गया हुआ है इट मीन्स यू आर राइट। तो कोर्ट में भी आपकी हेल्प कर देती है अकाउंटिंग। Help to detect error and fraud। अकाउंटिंग जो है वो कोई भी एरर या फ्रॉड को भी पकड़ लेती है। ठीक है, मैं स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं और मुझे पता है कि 5,000 पीस मेरे स्टॉक में पड़े हैं ऑलरेडी, मैंने मैन्युफैक्चरिंग में यूज में ले लिए 4,000 पीस, अब मेरे पास गोडाउन में कितने बचने चाहिए 1,000। ये बात मेरी अकाउंटिंग बता रही है। मैं गोडाउन में जाके चेक करता हूं और मुझे वहां पे पता चलता है कि सिर्फ 800 पीस पड़े हैं, इट मीन्स 200 गायब हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये बात मुझे कब पता चली, अगर मेरे पास अकाउंटिंग है। अगर अकाउंटिंग नहीं है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन मेरे बिजनेस में क्या करके चला जाता है। ठीक है, और लास्ट है आपकी आपका हेल्प टू सेल द बिजनेस। अगर आप बिजनेस बेचना चाहते हो, लेट्स सपोज कोई बंदा चाहता है, हम नहीं चाहते, तो अपने बिजनेस की वैल्यू कैसे लगाएगा वो, जो कस्टमर खरीदने आया है क्या वो घूम घूम के देखेगा पूरी प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजनेस के जो फाइनल अकाउंट्स है, इट मीन्स फाइनल रिपोर्ट कार्ड है, उसी के बेसिस पे आप इस बात की कैलकुलेशन कर सकते हो कि इस बिजनेस की वैल्यू क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो बिजनेस में आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है आपको पता है अकाउंटिंग देख के, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इस बिजनेस का आपको क्या लेना है। हो सकता है कुछ कम या कुछ ज्यादा, लेकिन मन में एटलीस्ट एक डाउट तो नहीं रहेगा कि मैंने बहुत ज्यादा कम तो नहीं ले लिया है। अब अपन बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। भाई ये सब आप फीचर्स बोल दो चाहे एट्रीब्यूट्स बोल दो, सब डेफिनेशन से निकल के आया, डे टू डे लाइफ में आप देखते हो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज बनाओ और अच्छा सा आंसर लिख दो।
सर लिमिटेशन, आप तो कर रहे हो अकाउंटिंग, बहुत अच्छी चीज है, पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा देखने का। एक सिक्का है, इस एंगल से आप देख रहे हो सकता है आपको सही दिख रहा हो, लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप देखो तो वही चीज आपको क्या दिख जाए, गलत। हाँ, एडवांटेज ही एडवांटेज है, लेकिन देखने वालों ने कुछ लिमिटेशंस भी देख डाली और काफी हद तक वो सही भी है, ठीक है, जो हट नहीं सकती। नोबडी कैन बी परफेक्ट, ठीक है, तो अकाउंटिंग भी नहीं हो सकती, कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन, बेस्ड ऑन देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स बोल दो, कन्वेंशंस बोल दो, इनके ऊपर बेस्ड होती है अकाउंटिंग। होनी भी पड़ेगी कहीं पे तो स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी ना अपने को। एक बिजनेस है वो अलग लेवल डायरेक्शन में अकाउंटिंग कर रहा है, दूसरा बिजनेस अलग मेथड फॉलो कर रहा है, तो आपस में अपन उनको कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सब करने के लिए, सिमिलरिटी रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हमें दिए हैं। अब वो रूल्स और रेगुलेशंस जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कुछ चेंजेस अपन नहीं कर सकते। तो कई बार क्या होता है, वो रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही साबित नहीं होते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। वैसे तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो मैंने 2011 में परचेज की थी 5 लाख रुपए की, ठीक है। अभी ईयर चल रहा है मेरा 2015, इट मीन्स 11 गया पूरा, 12, 13, 14, 15 का ईयर एंड हो रहा है। और ईयर एंड पे मैं कह रहा हूं कि जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू आज की डेट में बची है 1 लाख रुपए। क्या आप मान सकते हो भाई, बिल्डिंग है यूज में लेंगे, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी, डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम करते रहते हैं, क्योंकि उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज में लेते जा रहे हैं। और आज मैं मेरी बुक्स में कितना लिख रहा हूँ, 1 लाख। भाई रूल है, एक सिस्टमेटिक वे में आपको इसको रिड्यूस करते हुए लेके आना पड़ेगा। जबकि 2015 में जब आप मार्केट में जाओ तो हो सकता है यही बिल्डिंग आपको 50 लाख रुपए दिलवा रही हो। इट मीन्स बिल्डिंग की एक्चुअल में मार्केट वैल्यू तो कुछ और है और यहाँ पे बुक वैल्यू कुछ और है, लेकिन मार्केट वैल्यू को देख के मैं आए दिन अपनी बुक्स में कुछ चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या करेगी, आपको एक्चुअल आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता सकती, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस है क्योंकि ये डिपेंड है किस पे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पे। तो वो जैसे कहेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट वैल्यू तो आए दिन चेंज होती रहती है, उनका भी कहना सही है। मार्केट वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब आप उस एसेट्स को सेल करोगे। और सेल करना नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग को आप सेल कर दोगे तो बिजनेस कहाँ चलेगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू को वो कंसीडर नहीं करते हैं, किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो एक प्रिंसिपल है जो बोलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ही बेसिकली उसका नाम है। सेकंड लिमिटेशन की मैं बात करता हूं, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एक लेवल पे आप जाओ तो ये लिमिटेशन रहती नहीं है, ठीक है। पर्सनल जजमेंट का यहाँ पे आपको बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे एक वही एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्डिंग है मेरी 5 लाख रुपए की, कब परचेज की थी मैंने, 2011 में परचेज की थी। एक बिजनेस है एबीसी लिमिटेड और एक है XYZ लिमिटेड, ठीक है। दोनों अकाउंटिंग कर रहे हैं, मान लो इसने भी खरीदी थी, इसने भी खरीदी थी। अब डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 2 मेथड अपन जनरली काम में लेते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या होता है फ्यूचर में देखेंगे। एक होता है WDV मेथड, चलो हल्की सी कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर,
एंड 5th ईयर। 5 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाएगा एबीसी लिमिटेड भी और XYZ लिमिटेड भी। दोनों ने मेथड कौन से यूज में लिए, इसने स्ट्रेट लाइन मेथड और इसने WDV। ये कह रहा है कि मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 10% की रेट से, ये भी मान लो बोल रहा है 10% की रेट से। ठीक है, पर्सनल जजमेंट है, किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। इसने लगाना स्टार्ट किया तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि हमेशा आपको डेप्रिसिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट पे। इट मीन 10% किसका लगेगा, 5 लाख का 50,000 रुपए, फिर 5 लाख का ही 50,000 रुपए, ऐसे लगाता हुआ लेके आ रहा है डेप्रिसिएशन। जबकि XYZ लिमिटेड क्या कर रहा है, WDV मेथड फॉलो करता है। WDV मेथड क्या बोलता है कि एसेट्स की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, उसके ऊपर हमें लगाना है। तो बुक वैल्यू से क्या मतलब है, 5 लाख है आज की डेट में बुक वैल्यू, इसका 10% 50,000 मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब कितने की बची है एसेट्स, 4,50,000। उसी 4,50,000 को क्या बोलते हैं, WDV। फिर 50,000 की तो कम हो गई है, तो 450 की बची है, तो 450 का 10% 45,000। ऐसे करते करते एसेट्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम होता जाएगा। सेकंड ईयर की मैं बात करता हूं। सेकंड ईयर में सेम बिल्डिंग सेम बिजनेस में यूज में ली गई, लेकिन एक बिजनेस क्या कह रहा है कि ये बिल्डिंग हमने कितने रुपए की यूज में ले ली, 50,000। दूसरा बिजनेस कह रहा है 45,000। कैसे, वो बाद की बात है, मैंने कहा ना मेथड बाद में देखेंगे। लेकिन दोनों डेप्रिसिएशन जो खर्चा है, यूज ऑफ एसेट्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट बता रहे हैं। ये ज्यादा एक्सपेंसेस बता रहा है तो इसका प्रॉफिट क्या दिखेगा, कम। ये एक्सपेंसेस कम बता रहा है तो इसका प्रॉफिट क्या दिखेगा, ज्यादा। आ गया डिफरेंस, दोनों सेम लेवल पे, उसके बाद भी एक बिजनेस अच्छा दिखने लग गया। रीजन क्या था, पर्सनल जजमेंट। इसने स्ट्रेट लाइन मेथड ले लिया और इसने WDV मेथड ले लिया यूज में। तो पर्सनल जजमेंट पे भी बात होती है। कई बार कई जगह कई मेथड्स होते हैं, कई डिसीजंस होते हैं, तो हर किसी का दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, लेक ऑफ ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने पहली क्लास में भी बता दिया था आपको इसके बारे में। लेक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, मैंने बताया था एक कस्टमर है जो मेरे प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा खुश है, या उसको छोड़ते हैं, मेरा एक एम्प्लॉय है जो बहुत लॉयल है, उसके जैसा एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो उसकी लॉयल्टी को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ अकाउंटिंग में। सर मनी मेजरमेंट ही नहीं कर सकते उसका, तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, एक एम्प्लॉय बहुत खराब है, कामचोर है, काम नहीं करता है टाइम पे, क्या मैं इस बात को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। इट मीन्स जो क्वालिटी होती है पर्सन की, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाती है, क्योंकि तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड कर पाती है। अच्छा, कितना बड़ा फैक्टर है, अगर मेरे एम्प्लॉयज मेरे लिए लॉयल होंगे तो मेरा बिजनेस पक्का ग्रोथ करेगा, और वही लोग अगर लॉयल नहीं है तो बिजनेस डाउन जाएगा। तो इस बात को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करती है, वो आपको नहीं बता पाती है कि कौन लॉयल है और कौन लॉयल नहीं है। फोर्थ है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग टर्म है, यूज में ले ली गई। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि हो कुछ और प्रेजेंट कुछ और कर रहे हो। लेट सपोज बैंक से आपको लोन लेना था। ठीक है, बैंक लोन कब देगी, जब आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में आपने कुछ ऐसे मेथड्स यूज में लिए जिससे आपके एक्सपेंसेस क्या दिखे, कम दिखे। एक्सपेंसेस कम दिखेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो थे कुछ और, दिखा दिया कुछ और। कभी बात आई इनकम टैक्स की, तो आपने ऐसे मेथड यूज में लिए जिससे आपके एक्सपेंसेस ज्यादा दिखे। ज्यादा खर्चा दिखेगा तो प्रॉफिट कम दिखेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा तो हम इजीली टैक्स की चोरी कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। हो कुछ और, दिखा कुछ और देते हो। तो थोड़ा बहुत इसमें मैनिपुलेशन भी कर सकता है कोई भी बंदा। तो ये है आपकी 4 लिमिटेशन।
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है सर, ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। 4 क्वालिटी बताई गई कि आपकी अकाउंटिंग में होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी अकाउंटिंग बेस्ट हो तो उसमें 4 क्वालिटी होनी चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। मेरी कॉलोनी में एक बंदा है मोहन। मोहन अपडेट देता है कोरोना वायरस की। ठीक है, कि कब कितनी डेथ हुई, क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही है, कितने केसेस हो गए, कई सारी वो अपडेट देता है। मोहन की जो न्यूज है वो अगर मैं सुनना चाहूं तो क्यों सुनूंगा मैं? अगर मोहन की न्यूज में या मोहन में कुछ बातें होगी, कुछ क्वालिटी होगी तो मैं पक्का ट्रस्ट करूंगा उसकी बात पे। फर्स्ट, रिलायबिलिटी। मोहन की बातों पे लोगों को ट्रस्ट तो होना चाहिए, तभी उसकी बातों की वैल्यू है। तो ट्रस्ट कब बढ़ेगा? अगर मोहन प्रॉपर एविडेंस के साथ वो न्यूज प्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स उसके पास पूरे डेटा हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सर्कुलर आए हैं, जो भी लेटर्स आए हैं, उन सब की कॉपी है। इट मीन्स जो भी वो नॉलेज दे रहा है, वो जो भी वो न्यूज दे रहा है, वो क्या है? ऑथेंटिक है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी की का पता कैसे चलेगा हमें? सर अगर उसके पास प्रॉपर एविडेंस है, ठीक है, देख के वो बात कर रहा है, ऐसे नहीं कि सुनी सुनाई बात लोगों तक पहुंचा रहा है। न्यूज दे तो रहा है लेकिन सुनी सुनाई अगर दे रहा है तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो सेम ऐसी ही कुछ बात है। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के ऊपर लोग, आपकी अकाउंटिंग पे लोग ट्रस्ट करें, तो उसमें होनी चाहिए रिलायबिलिटी। और आपकी अकाउंटिंग की रिलायबिलिटी कब बढ़ेगी? अगर आप उसको कर रहे हो विद प्रॉपर एविडेंस। एविडेंस से मतलब है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। मैंने लिख दिया एम्प्लॉयज को मैंने सैलरी का पेमेंट किया, खर्चा दिखा रहा हूं मैं, दबा के खर्चा दिखा रहा हूं। किसी जानकार को बोल दिया कि तू ये काम करना, तू बोलता रहना मैं इनके यहाँ काम कर रहा हूं, मैं तुझे सैलरी बताऊंगा ना, तो क्या होगा? मेरा एक खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा। तो क्या होगा? मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा क्योंकि इनकम कम दिखेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंफ्यूज हो जाएगी कि क्या पता आपके ये जो भी आपने एक्सपेंसेस लिखे हैं सही लिखे हैं कि नहीं लिखे, इनकम सही लिखी है कि नहीं लिखी। तो वो आप पे ट्रस्ट कब कर पाएगी? अगर प्रॉपर एविडेंस के साथ आपने अकाउंटिंग किया, आपने कहा हाँ हमने सैलरी का पेमेंट किया है, इसका अपॉइंटमेंट लेटर भी है हमारे पास, और हम जो इसको पेमेंट करते हैं वो किस से करते हैं? अकाउंट पे चेक से। इट मीन्स बैंक की डिटेल में भी आप जाके देख सकते हो। तो ये एविडेंस हो गए हैं इसके। आपने खर्चा दिखाया ट्रेवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो आपके पास बिल होंगे उनके। ठीक है, टिकट्स होंगे आपके पास, तो वो सब क्या हो जाते हैं? एविडेंस हो जाते हैं आपके। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिपॉजिट करवाया तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल की कॉपी होगी। तो अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है तो रिलायबल हो जाएगी आपकी अकाउंटिंग कि आपने जो ट्रांजेक्शन किए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं इस अकाउंटिंग में, विद एविडेंस आप चल रहे हो। इसी की बात करते हैं। मोहन जो न्यूज देता है रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल इन द सेंस प्रॉपर उसके पास एविडेंस होने चाहिए। और रेलेवेंस, लोग दिमाग में सेट करके गए हैं। जब मैं सेट करके गया कि मुझे कोरोना की अपडेट चाहिए और वहां जाके पहुंचा और वहां पे पता चला कि वो कोई खेती वाला कुछ ज्ञान दे रहा है, क्या मेरे से रिलेटेड है ये इन्फॉर्मेशन? मुझे खेती से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे पास जमीन है कि मैं उस पे जाके खेती कर सकूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? मोहन की इन्फॉर्मेशन मेरे से रिलेटेड नहीं है तो मैं इंटरेस्ट नहीं रखूंगा उसकी न्यूज में। तो उसकी न्यूज में मैं इंटरेस्ट कब रखूंगा? अगर उसमें रिलेवेंस होगा। रिलेवेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो भी अकाउंटिंग है, आपने जो अकाउंटिंग की है
उस अकाउंटिंग को क्यों कर रहे हो आप? यूजर्स के लिए, ताकि यूजर्स डिसीजन ले सके। डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे? जो इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी अकाउंटिंग उनको दे रही है तो बैंक क्या चाहती है? आपकी सॉल्वेंसी कैपेसिटी देखना चाहती है। इट मींस ऑलरेडी बैंक लोगों से लोन वोन कितने ले रखे हैं, पेमेंट करने की कैपेसिटी क्या है आपकी, ठीक है, यही देखना चाहेगी। और वही अगर आपकी अकाउंटिंग में नहीं दिख रही है तो मतलब नहीं है उस अकाउंटिंग का, ठीक है। तो आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो रिलायबल होनी चाहिए, प्रॉपर एविडेंस के साथ होनी चाहिए, रिलेवेंस, उसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अब सर रिलेवेंस इन्फॉर्मेशन आप कह रहे हो कि बैंक देखना चाहेगी हमारी पेमेंट करने की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। वहीं पे कोई दूसरा यूजर है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट थोड़ी ना चाहेगी हमारी रिपेमेंट करने की, लोन रिपेमेंट करने की कैपेसिटी क्या। गवर्नमेंट को तो अपने टैक्स से मतलब है, उसको तो मतलब है प्रॉफिट से, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन एक यूजर से रिलेटेड है, इट मीन जरूरी नहीं है कि वो दूसरे से भी हो, लेकिन ये होना चाहिए कि कोई यूजर आगे ये नहीं बोले कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी और ये इन्फॉर्मेशन आपकी अकाउंटिंग नहीं दे रही है, ठीक है। तीसरी बात, अंडरस्टैंडेबिलिटी। गया मैं मोहन के पास न्यूज सुनने, मोहन को कहा ला भाई दे अपडेट, तेरी न्यूज सुनते हैं, तेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे हम, ठीक है। तो मोहन के पास मैं गया तो मोहन की न्यूज जो है वो रिलायबल थी, प्रॉपर एविडेंस भी थे उसके पास, ठीक है, ऑथेंटिक जगह थी जहां से वो न्यूज कलेक्ट करके लेके आ रहा था, रेलेवेंस भी था, जो न्यूज मुझे चाहिए वही न्यूज वो दे रहा था। तीसरी बात अंडरस्टैंडेबिलिटी, लेकिन जो लैंग्वेज वो काम में ले रहा था वो मैं समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। कभी चलते चलते उर्दू में बोल रहा है, कभी चलते चलते फ्रेंच काम में ले रहा है, मुझे नहीं आ रही है वो सब लैंग्वेज, या वो न्यूज काम में ले रहा है तो ऐसे ऐसे वर्ड काम में ले रहा है जिन वर्ड्स का मुझे मीनिंग भी नहीं पता, इजीली हर कोई उनको समझ नहीं पाता। तो न्यूज में दो क्वालिटी होते हुए भी लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं तो उसकी कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपकी जो अकाउंटिंग है वो इस वे में होनी चाहिए कि इजीली उसको कोई भी समझ ले। तो कोई कैसे समझ पाएगा? फाइनल अकाउंट को हर कोई रीड नहीं कर पाता है, तो आप क्या करते हो उसके लिए? एनालिसिस करते हो उसका। तो एनालिसिस में बता दो ना प्रॉफिट कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, कितना परसेंट का इंक्रीमेंट है या डिक्रीज हुआ है, जो भी कुछ है। सेल्स के बारे में बता दो, लोन बता दो, लास्ट ईयर कितने थे, इस साल कितने। तो ये सब कंपैरिजन अगर करके आप बताते हो तो इजीली हर कोई उसको समझ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कंपेरेबिलिटी। मोहन न्यूज दे रहा है, ठीक है, मोहन भी न्यूज देता है, सोहन भी देता है। मैं सोहन के चैनल पे जाके न्यूज सुनूं या मोहन के न्यूज पे चैनल पे जाके न्यूज सुनूं, मैं कंपेयर कब कर पाऊंगा दोनों को कि कौन अच्छी न्यूज देता है? ये है, ये तो दे रहा है 17 की न्यूज, या फिर मैं ईयर मान लेता हूं इसको, ये दे रहा है जनवरी मंथ की, ठीक है। ये दे रहा है दिसंबर की। दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप। सर न्यूज ही दोनों अलग अलग दे रहे हैं, टाइम पीरियड ही दोनों का अलग अलग है। बेसिकली समझना थोड़ा सा इस वे में समझो इसको। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं और मैं कहूं कि आपने जो अकाउंटिंग प्रेजेंट की है वो आप करते हो 12 मंथ से, ठीक है। आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 12 मंथ। और वो 12 मंथ क्या है? 1 अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट होता है और कब तक जाता है? 31 मार्च 2019। इसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग में आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि ईयर जो है उसकी बिगिनिंग 1 जनवरी नहीं होती है। कब होती है? 1 अप्रैल से ही आपका ईयर स्टार्ट हो जाता है और वो ईयर एंड कब तक होता है? 31 मार्च 2019। तभी अपन सेशन को बोलते हैं 18-19। जबकि दूसरा होता है आपका कैलेंडर ईयर,
जो 1 जन 18 को स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 18 को ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दो बिजनेस को आप कंपेयर कर रहे हो, एक फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, क्या पॉसिबल है दोनों को? सर टाइम पीरियड ही दोनों का क्या है, अलग अलग है। ठीक है, दूसरी बात, हम कंपेयर कर रहे हैं दो बिजनेस को, मोहन को भी और सोहन को भी। मान लेते दोनों का बिजनेस है, न्यूज चैनल नहीं है। ये क्या करता है, मेथड जो है अलग यूज में लेता है और ये अलग यूज में लेता है। ठीक है सर, थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम कंसीडर कर सकते हैं उन चीजों को, लेकिन मोहन क्या करता है, उन मेथड्स में चेंजेस करता रहता है। कभी कोई और मेथड काम में ले लिया, कभी कोई और मेथड काम में ले लिया, जब मन किया तब चेंज कर दिया। क्या आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे? नहीं सर, दिखे तो सही एटलीस्ट हमें। कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए, स्टेबिलिटी तो चाहिए एक जगह। ठीक है, तो कंपेरेबिलिटी आपकी अकाउंटिंग में होनी चाहिए। और कंपेरेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब आप प्रॉपर मेथड कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। ठीक है, अगर आप उनमें चेंजेस करते रहोगे तो कंपेरेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ये चार जो क्वालिटी है इनको बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपके बिजनेस में होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज आपको ये पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी कैसे बढ़ेगी। कैसे आती है रिलायबिलिटी? विद प्रॉपर एविडेंस करो सर अकाउंटिंग, रिलायबिलिटी हो जाएगी। ऑडिट करवा लो, अटेस्टेड करवा लो, तो कोई भी ट्रस्ट करेगा। रेलेवेंस, जो यूजर ढूंढना चाहता है वो इन्फॉर्मेशन उसमें दिखनी चाहिए। इट मींस डिटेल से उसको प्रेजेंट करो, इस वे में करो कि हर कोई उसको समझ ले, अंडरस्टैंडेबिलिटी। थर्ड क्वालिटी, और फोर्थ है कंपेरेबिलिटी। ये कब आएगी? कंसिस्टेंटली सेम मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इजीली कोई भी कंपेयर कर पाएगा। थैंक यू।